हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत सरकार के प्रकार में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक सरकार के से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये जो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ये कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर होती है। कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर जो शासन प्रणाली के प्रकार होते हैं, वो दो होते हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। संसदात्मक प्रणाली में देखिए, बहुमत दल का शासन होता है। कार्यपालिका और गैर विधायिका जो विधायिका है, कार्यपालिका और जो विधायिका क्या होती है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और संसदात्मक में निम्न सदन का विघटन होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। मंत्रियों का चयन सदन के भीतर से ही होता है। जो राष्ट्राध्यक्ष होता है संसदात्मक व्यवस्था में, शासन प्रणाली में, केवल नाम मात्र का होता है और जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वह प्रधानमंत्री के पास होती है। और सबसे पहले जो यह व्यवस्था अपनाई गई थी संसदात्मक व्यवस्था में, ब्रिटेन में अपनाई गई थी। तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं थी। और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इसकी विशेषताएं जो है संसदात्मक के ठीक उल्टा है। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह वास्तविक होता है, और संसदात्मक में क्या था, नाम मात्र का था। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है अध्यक्षात्मक में, और संसदात्मक में क्या था, कार्यपालिका जो होती है वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसके बाद देखिए, इसमें अध्यक्षात्मक में निम्न सदन का जो विघटन नहीं होता है। संसदात्मक में ठीक इसका निम्न सदन का विघटन यानी लोकसभा का विघटन होता है। इसमें अध्यक्षात्मक जो अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है, इसके अंतर्गत जो मंत्रियों का चयन होता है वह सदन के बाहर से भी किया जा सकता है, और संसदीय में केवल सदन के भीतर से ही मंत्रियों का चयन होता है। और जो सबसे बड़ी जो विशेषता है अध्यक्षात्मक और संसदात्मक में, जो अंतर आप मान सकते हो कि जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है इसमें विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पृथक होते हैं। अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक होते हैं, और संसदात्मक में क्या होते हैं, तो कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी से संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य है संसद में 2 दलों का बहुमत, संसद में 1 दल का बहुमत, संसद में 3 दलों का बहुमत, या संसद में किसी दल का बहुमत न होना। तो जो त्रिशंकु संसद है, इसका तात्पर्य है संसद में किसी दल का बहुमत नहीं होना। संसद में किसी दल का बहुमत नहीं होना। देखिए, जो आम संसदीय चुनाव के पश्चात जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को त्रिशंकु या लटकती हुई संसद कहा जा सकता है। स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होने पे उसे त्रिशंकु या लटकती हुई संसद कहा जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि चुनाव के पश्चात मिलीजुली अर्थात गठबंधन की सरकार या पुनः नए निर्वाचन की घोषणा की जाती है। तो त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है, संसद में किसी दल की बहुमत का सरकार, किसी दल के पास बहुमत न होना। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था। अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था, मोस्का, मिसेल्स, पैरेटो या लासवेल। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें, ऑप्शन बी यानी मिसेल्स। रॉबर्ट मिसेल्स ने इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टी, रॉबर्ट मिसेल्स की जो पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टी, इसमें इन्होंने अल्पतंत्र के लौह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये जो मिसेल्स है, इन्होंने जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट किया कि समाज में भी संगठन होता है। किसका अध्ययन किया था इन्होंने, जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने यह स्पष्ट किया कि समाज में भी संगठन होता है, और उसका नेतृत्व जो होता है गिने चुने लोगों के हाथों में होता है। गिने चुने जो लोग होते हैं उनके हाथों में होता है। उनके अनुसार लोगों का जो बहुत बड़ा भाग है वह सुस्त है, उदासीन है, और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ है। और साथी लोग जो है इस स्थिति का वह फायदा उठाकर नेतृत्व करते हैं। तो इसे इन्होंने अल्पतंत्र का लौह नियम कहा है। जो अल्पतंत्र है वही क्या करते हैं, जो सातिर हैं वही स्थिति का लाभ उठाकर नेतृत्व प्राप्त करते हैं। ये कथन था मिसेल्स का। ऑप्शन बी हमारा सही है। इनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिकल पार्टी। चलिए अगला प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक विनाश का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानता देन है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है कि जो राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक विनाश का कानून है वह विषयक विवेचन संभवतः उनकी महानतम देन है। यह कथन किसका है, डनिंग, गैटिल,
फास्टर या कोकर का? तो यह कथन है कोकर का। यह कथन है कोकर। कोकर कौन थे? तो ये फ्रांस के प्रसिद्ध रचनाकार थे। इनकी पुस्तक है रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। कोकर की पुस्तक थी रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के थे विलियम कोकर। और इन्होंने एकविनाश के बारे में कहा कि जो राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचन जो दिया गया है वह एकविनाश की महान देन है। अपनी पुस्तक में इन्होंने कहा था रीडिंग इन पॉलिटिक्स में। देखिए जो एकविनाश थे, एकविनाश तो जो थे वे मध्यकाल के एक महान विचारक थे। और जो फोस्टर थे, इन्होंने संसार के क्रमबद्ध दार्शनिक, फोस्टर जो थे इन्होंने संसार के क्रमबद्ध दार्शनिकों में स्थान दिया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि राज्य अध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, या संसद पर कैबिनेट या मंत्रिपरिषद का वर्चस्व होता है। तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कहा जाता है कि संसद पर कैबिनेट या मंत्रिपरिषद का क्या होता है? वर्चस्व होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। देखिए ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है और ये अपने बहुमत के बल पर ही मंत्रिपरिषद को ये मंत्रिपरिषद का जो होता है संसद पर वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व और व्हिप जारी करना, सामूहिक उत्तरदायित्व और व्हिप जो होती है उसको जारी करना प्रावधानों की वजह से जो कैबिनेट पर जो प्रावधान होते हैं उनकी वजह से संसद जो है वह कैबिनेट पर नहीं बल्कि कैबिनेट ही संसद पर नियंत्रण स्थापित करती है। संसद पर कैबिनेट नहीं बल्कि क्या? कैबिनेट जो है वह संसद पर नियंत्रण स्थापित करती है। देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटेन में राजा के पास वीटो पावर नहीं है। ब्रिटेन में राजा के पास वीटो पावर है, परंतु इसका उपयोग जो महारानी एन थी उन्हीं के समय से समाप्त हो चुका है, मतलब हुआ नहीं है। वीटो है लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ है जो समय ये थी महारानी एन थी उनके बाद से। तो संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है, तो कैबिनेट क्या करती है? संसद पे वर्चस्व स्थापित कर लेती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही या तानाशाही। तो उत्तरदायी सरकार के रूप में हमने देखे थे संसदीय जो शासन प्रणाली थी उसकी विशेषताओं में जवाबदेहिता होती है यानी उत्तरदायी होता है, तो यह संसदीय व्यवस्था में। तो कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? संसदीय व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कार्यपालिका और विधायिका के जो पारस्परिक संबंध हैं उसके आधार पर संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन का विभाजन किया जाता है और संसदीय शासन में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उत्तरदायी सरकार कहते हैं। और अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है? हरमन फाइनर, हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिक्स या रैमजे म्योर का? तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी रैमजे म्योर। रैमजे म्योर देखिए लोकतांत्रिक संसदीय जो शासन प्रणाली है उसमें नौकरशाही की जो बढ़ती हुई शक्तियाँ हैं उसके संदर्भ में रैमजे म्योर ने कहा है कि इनकी पुस्तक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न में नौकरशाही की तुलना फ्रैंकस्टीन दानों से की इन्होंने। नौकरशाही की तुलना किससे की इन्होंने? तो फ्रैंकस्टीन दानों से जो अपने सृजनकर्ता को ही क्या करता है? खा जाता है। रैमजे म्योर ने अपनी पुस्तक हाउ ब्रिटेन इज गवर्न में नौकरशाही की तुलना फ्रैंकस्टीन दानों से की है जो अपने सृजनकर्ता को ही क्या करता है? खा जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करती है, यह कथन है रैमजे म्योर का। ऑप्शन डी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस या बजट पर चर्चा। तो देखिए संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है तो वह है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। संसदीय जो साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रत्येक वर्ष सदन का जो सत्र प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों के समवेत सभा के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं और इस अभिभाषण का उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना होता है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण विधि के अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण विधि के अंतर्गत नहीं आता और ना ही इस अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो विकल्प दिए गए हैं, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस और बजट पे चर्चा, ये संसदीय नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। तो जो नहीं आता वह है राष्ट्रपति का अभिभाषण। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है। भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है, संसद के, उच्चतम न्यायालय के, राष्ट्रपति या निर्वाचक गण के। तो भारत में कानूनी अधिसत्ता जो है वह संसद के प्रति अधीन है। भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के प्रति अधीन है। कानूनी संप्रभुता का संबंध उस संस्था से है जिसे अंततः कानून निर्माण करने का प्राधिकार होता है। जिसको अंततः क्या होता है, कानून निर्माण करने का प्राधिकार प्राप्त हो। और भारत में कानून निर्माण के लिए जो अंतिम रूप से संसद उत्तरदायी है। कानून निर्माण के लिए अंतिम शक्ति जो है वह संसद के पास है। तो कानूनी संप्रभुता किसके अधीन हुई, संसद के अधीन हुई। हमारा आंसर सही होगा ए, भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है वह गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय है। गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय है। हमारा ऑप्शन सी होगा। भारत, देखिए, भारत कई राज्यों का एक संघ है, अर्थात यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, तो उत्तरदायी होती है, जो कि भारतीय संसद का प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो स्वरूप है वह क्या है, गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय है। इसके अलावा देखिए, संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है, एक तो संसदीय और एक अध्यक्षात्मक। और भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार को अपनाया है। गणतंत्र, लोकतंत्र जो शब्द है, इस शब्द का परिचायक है कि भारत की सरकार की शक्ति का जो स्रोत है वह भारत की जनता है। एक संघात्मक संविधान में सामान्यतः जो उसकी विशेषता हमने आपको बतलाई थी ना, संघात्मक, देखिए, संघात्मक संविधान की जो विशेषता होती है उसमें शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोपरिता, लिखित संविधान, संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया, न्यायपालिका का प्राधिकार यानी स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप है वह कैसा है, गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय है। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। तो अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण जो है वह सैद्धांतिक आधार है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है, तो शक्तियों का पृथक्करण, जो शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण से संबंधित है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ यह हुआ कि शासन की शक्तियाँ जो है, जो दायित्व नियंत्रण है वह किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथों में केंद्रित न होकर वे शासन की विभिन्न शाखाओं में बटे होते हैं और ये शाखाएं एक दूसरे से स्वाधीन होती है, स्वतंत्र होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य जो हैं वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन सी हमारा सही होगा कि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। कौन, तो कार्यपालिका के सदस्य। किस व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य या अध्यक्ष जो हैं वह विधानमंडल के अंग नहीं होती। विधानमंडल उसके कार्यकाल में उनको पद से हटा नहीं सकती और कार्यपालिका भी विधानमंडल को समय से पहले भंग करने का निर्णय नहीं कर सकती। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अध्यक्षात्मक प्रणाली में, अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। सरकार संसद से पूर्ण रूप से क्या होती है, तो अलग होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर काम किया जाता है और इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये अपना अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित करते हैं और कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस प्रकार जो कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात जो समस्त कार्यकारिणी शक्ति होती है वह किसमें निहित होती है, तो वह राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अब कार्यपालिका अपनी अवधि तथा शक्तियों आदि के विषय में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है और मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार जो है वह संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण से। सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण से संबंधित है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की जो साझेदारी है वह शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है। और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक जो थे मॉन्टेस्क्यू उन्होंने दिया था। और शक्तियों का पृथक्करण ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक प्रमुख गुण है या प्रमुख विशेषता है, शक्तियों का पृथक्करण। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक रूप में किया जाता है विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। तो इसका अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन का वर्गीकरण कब किया जाता है सरकार का? तो वह विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर किया जाता है। ये हमने प्रश्न लेने से पहले शुरुआत में जो विशेषता बतलाई थी उसमें आपको बताया था कि विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया जाता है दो प्रकार से, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के रूप में। देखिए, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक सरकारों का वर्गीकरण किया जाता है कार्यपालिका अध्यक्षता के पारस्परिक संबंधों के आधार पर। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग जो है वह एक दूसरे से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। और संसदात्मक में क्या होता है? इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात संसदीय व्यवस्था शक्तियों की संयुक्तिकरण सिद्धांत पर आधारित है या संयुक्तिकरण सिद्धांत पे क्या के आधार पर कार्य करती है संसदीय व्यवस्था जो है। तो सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है, किस आधार पर? विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता। उपर्युक्त सभी। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता है यह सभी है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। वास्तविक और संवैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष में कोई अंतर नहीं होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष नहीं होते, उनकी नियुक्ति और पदच्युति में राष्ट्रपति क्या है? स्वतंत्र होता है। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुरूप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका क्या होते हैं? तो एक दूसरे से पृथक होते हैं, ये अंतर संबंधित नहीं होते हैं, पृथक होते हैं। अतः राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं यह सभी है, ऑप्शन डी हमारा सही होता है। किसने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? किसके द्वारा अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो थे वाल्टर बैजहॉट। वाल्टर बैजहॉट अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है इस पद का प्रयोग सर्वप्रथम किया था वाल्टर बैजहॉट ने। इनकी पुस्तक है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी पुस्तक है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का प्रयोग किया था। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वाल्टर बैजहॉट द्वारा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते। कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री जो है वह विधानसभा के सदस्य नहीं होते। कार्यपालिका का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य होता है? नहीं। देखिए, इसमें पृथक्करण का सिद्धांत है, तो विधायिका और कार्यपालिका में कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हुआ। ये संसदीय व्यवस्था में आ जाएगा, संसदात्मक में। मंत्री भी विधानसभा के सदस्य होते हैं? नहीं, मंत्री भी अलग होते हैं। कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते, ये सही है। और कार्यपालिका का अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। तो कार्यपालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है, कौन होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष? राष्ट्रपति होता है, जो कि जनता द्वारा चुन के आता है। तो ये भी गलत हुआ। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो सही है हमारा, कार्यपालिका अध्यक्ष व मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वास्तविक अध्यक्ष होता है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष क्या होता है? तो वास्तविक होता है, वास्तविक अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है, तो राज्य तथा सरकार दोनों का। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों कहा जाता है। राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों कहा जाता है राष्ट्रपति को अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। तो भारत और ब्रिटेन जैसे संसदीय व्यवस्था वाले राज्यों में राष्ट्रपति या राजा क्या होते हैं? तो राजाध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का अध्यक्ष यानी अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एक ही व्यक्ति यानी राष्ट्रपति राज्य का भी प्रधान है और शासन का भी प्रधान है। तो इस आधार पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान कहाँ का है? राज्य और सरकार दोनों का, ऑप्शन सी। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है इसमें राष्ट्रपति जो होता है वह व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है।